नमस्कार, आप हमारी पार्टी के रीढ़ की हड्डी हो। मैंने सोचा कि चुनाव का समय है, थोड़ी सी मैं आपसे डायरेक्ट बात कर। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। नमस्कार दोस्तों, भारत में इलेक्शन सर पर आ चुके हैं। 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक इलेक्शन चलने वाले हैं। फिर एक बार सबसे पहली बार इलेक्शन 1951 में हुआ था। तब से लेकर आज तक 17 बार लोकसभा के इलेक्शन हो चुके हैं। ये 18वीं बार है जब लोकसभा के चुनाव भारत में लड़े जाने वाले हैं। 2024 के स्टैट्स को देखा जाए तो भारत की पॉपुलेशन 1.43 बिलियन है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है। अप्रैल 2023 में भारत ने चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया था। मगर आज हम पॉपुलेशन की बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इस पॉपुलेशन के पास जो सबसे स्पेशल चीज है, वोट, उसके बारे में। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है ताकि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आपका कीमती वोट ही आपके और भारत के आने वाले कल का भविष्य तय करेगा। इंडिया की पॉपुलेशन 1.43 बिलियन जरूर है, लेकिन इसमें से वोट डालने वालों की संख्या 96 करोड़ 88 लाख है। देखा जाए तो ये वोटर्स की संख्या 7.3% ज्यादा है 2019 के इलेक्शन से। इस 96 करोड़ 88 लाख जैसे नंबर को अगर और बारीकी से देखा जाए तो इसमें मेल वोटर्स की संख्या 39 करोड़ 72 लाख 31,994 है। फीमेल वोटर्स की संख्या 47 करोड़ 15 लाख 41,888 है। यूथ, जिन्हें हम यंग वोटर्स कह सकते हैं, जिनकी उम्र 19 साल से कम है, उनकी संख्या 1.84 करोड़ है। और सीनियर सिटीजन्स, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, उनका काउंट 1 करोड़ 85 लाख है। इंडिया लार्जेस्ट इलेक्टोरेट है पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे वर्ल्ड का कंपैरिजन किया जाए तो भारत में वोट डालने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। इतने सारे लोग वोट डालने वाले हैं, लेकिन जिनको वोट डालना है वह पार्टीज बहुत ही लिमिटेड है। अब उन लिमिटेड पार्टीज में कौन सी पार्टी सही और कौन सी पार्टी गलत, ये जानना तो और भी कठिन कार्य है। इन पार्टीज का नाम अगर मेंशन करूं तो लिस्ट है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, द्रविड़ा मुनेत्रा काजागम, जो कि साउथ इंडिया की एक फेमस पार्टी भी है, और अन्य। जब वोट डालने जाएंगे तो पार्टीज की लिस्ट तो हमारे सामने होंगी ही, लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि एक सही पार्टी को चुना जा सके। आने वाले टाइम में सरकार एग्जैक्टली क्या करने वाली है, यह बात तो ना मुझे पता ना आपको, मगर पार्टी आने वाले टाइम में देश के लिए और लोगों के लिए जो कुछ भी करने वाली होती है उसे एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सबमिट कर देती है, जिसे मैनिफेस्टो कहा जाता है। इस मैनिफेस्टो को कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर हमारी सरकार जीती तो एक कागज पर लिख देना कि आने वाले 5 सालों में मैं देश और जनता के लिए क्या करूंगा। देखिए, इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैनिफेस्टो कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती। यानी अगर एक सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन जीतने के लिए झूठे वादे लिख दिए, जैसे हम सबको महीने का 1 लाख रुपए देंगे, या फिर सभी को फ्री एजुकेशन देंगे, कोचिंग की फीस 0 हो जाएगी, या फिर भारत में किसी से भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, और ऐसी अनेकों झूठी बातें लिख दे और आने वाले 5 सालों में इनमें से कोई भी वादा पूरा ना करे, तो इस केस में आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। मगर सरकार की ये पूरी कोशिश रहती है कि उसने अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ भी लिखा है उसमें से 70% चीजें वो लोगों को आने वाले 5 सालों में अचीव करके दिखाए। भाई, अगला इलेक्शन भी तो जीतना है,
सभी पार्टीज की तरफ से मैनिफेस्टो पब्लिश किया जा चुका है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिससे आप खुद ये बात को निर्धारित कर पाएंगे कि आपको अपने लिए और देश के लिए कौन सी सरकार का चुनना उचित रहेगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र रखा है। इस न्याय पत्र में इन्होंने 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस को टारगेट किया है। इनके हिसाब से किसानों के लिए गारंटेड एमएसपी सेट की जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन को 50% तक ले जाने की बात कर रहे हैं। इसमें इंक्लूडेड है सारे एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लोग। ये राइट टू अप्रेंटिसशिप लेकर आए हैं, यानी 25 साल से कम उम्र वाले लोग जिन्होंने कोई भी डिप्लोमा किया है या फिर कॉलेज ग्रेजुएट हैं, उन्हें सरकार गारंटेड 1 साल की पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में इंटर्नशिप देने की बात कर रही है। रीराइट गवर्नमेंट एग्जाम। कोविड के दौरान 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 तक जो लोग अपनी बीमारी के चलते एग्जाम नहीं दे पाए, उन्हें इधर एक मौका और दिया जा रहा है गवर्नमेंट एग्जाम लिखने का। सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कंसेशन और पेंशन में इंक्रीमेंट देने की बात कर रही है। इधर एक महालक्ष्मी स्कीम भी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें सरकार कहती है साल में 1 लाख रुपए हर पुअर फैमिली के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि इसमें पुअर फैमिली की डेफिनेशन स्पष्ट नहीं दी गई। वुमेन्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 50% तक रिजर्वेशन कर दिया जाएगा। इधर जीडीपी को अगले 10 सालों में डबल कर देने की बात की गई है। अगले पॉइंट में टैक्स पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने की बात की गई है। बीजेपी सरकार ने जीएसटी इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें मल्टीपल टैक्स का इन्वॉल्वमेंट है। उस सबको हटाकर केवल एक टैक्स लेकर आने की बात की गई है। इसमें से सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो कांग्रेस पार्टी ने की है वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट में चेंजेस करने की। पहले इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी जना पब्लिक स्कूल में 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन ले सकता है, मगर इसे बढ़ाकर 12th क्लास तक ले जाने की बात की जा रही है। ये तो थी कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्रिका की बात। हालांकि उसमें लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने इसमें से मेन इश्यूज को कवर करने की कोशिश की है ताकि आप एक जेन्युइन डिसीजन ले सके। हालांकि मैं इधर रिजर्वेशन वाले पॉइंट से एग्री नहीं करता, क्योंकि उसकी बात किसी हम डिटेल्ड वीडियो में जरूर करेंगे। लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स में जो बात की गई है वो एक जेन्युइन इशू है, जिसको इधर सॉल्व की जाने की बात की गई है। अब बात करते हैं बीजेपी सरकार के मैनिफेस्टो के बारे में। सबसे पहले इधर बात की गई है यूथ को लेकर। ये पेपर लीक लॉ को लेकर आएंगे। पिछले कुछ सालों में एग्जाम को लीक करने के केसेस बढ़ गए हैं, और ऐसा बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर होता है कि पेपर से ठीक 1 घंटे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। तो इस पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी की तरफ से एक कानून लेकर आया जाएगा, जिसे पेपर लीक लॉ कहा जा रहा है। भारत को स्टार्टअप डेस्टिनेशन बनाने की बात की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एनहांसमेंट लेकर आने की बात की जा रही है। किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, यानी अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसे जल्द से जल्द पेमेंट मिल सके। एमएसपी को लेकर टाइम टू टाइम इंक्रीज करने की बात की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सरकार और किसानों में एमएसपी को लेकर काफी तनावपूर्वक स्थिति बनी रही। महिलाओं के लिए यहाँ सरकार हेल्थ पर फोकस कर रही है। ब्रेस्ट कैंसर, एनीमिया, सर्विकल कैंसर, इन सब के ट्रीटमेंट को लेकर सरकार एनहांसमेंट्स करेगी। सरकार जो 1/3 रिजर्वेशन लेकर आई थी वुमेन के लिए पार्लियामेंट में, उसको भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेगी। बीजेपी इधर गारंटी दे रही है कि भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया जाएगा। इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने का और एम्प्लॉयमेंट देने का इधर कमिटमेंट किया गया है। एजुकेशन को लेकर सरकार कहती है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जाएगा, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी इंडस्ट्रीज को जो स्किल्स चाहिए उन स्किल्स को स्कूल के करिकुलम में डालने की बात की जा रही है। अगेन लिस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन इधर भी मैंने मेन मुद्दों को कवर करने की कोशिश की है
ताकि आप सही फैसला चुन सके। वोट भले ही आप किसी को भी दें, लेकिन अपने फायदे से पहले देश का भला जरूर सोच लेना और वोट देने जरूर जाना। अगर आपको भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है या पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा उसे उस साथी के साथ जिसका आपको लगता है ये सारी बातों का जानना जरूरी था, और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।